मैं एक्चुअली आपके स्टेशन की ही बात को आगे करना चाहती थी कि आप स्टेशन पे ही पाए जा रहे हैं, ठीक है? तो डू यू हैव एनीथिंग टू से विद लाइक मुझे वहाँ के जो अनाउंसमेंट्स है ना, मुझे उससे बहुत मसला है क्योंकि अदील जो प्लेटफॉर्म नंबर जब आता है ना, आवाज़ गायब हो जाती है। यार आप देखें, अब आप आयरनी चेक करें कि मुझे कम से कम ना 35 साल के ट्रिप्स याद हैं ट्रेन के, और मुझे कुछ साल पहले ना मैं यही अनाउंसमेंट सुन रहा था कि केड़े प्लेटफार्म ते गड्डी आ रही है, तो मुझे ना कुली ने कहा भाइन ऐप है, ਤੁਸੀਂ ऐप डाउनलोड कर लो, एक एक शय पता चल रही है केड़ी गड्डी आ रही है, कदों आ रही है, रेलवे हुन बहुत अगे चला गया है। तो मैंने देखी, मैंने कहा यार वेरी गुड, कुली को भी पता है यार, ऐप डाउनलोड कर ली है तो स्पीकर ही ठीक करा लो, नहीं ठीक है तो यूज करना बंद कर दो। तो मुझे ये भी फील होता है, अक्सर लोग गिला करते हैं कि हमारी सोसाइटी में घुटन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, नहीं है। मसला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं है, आपको आवाज ही नहीं आ रही, साउंड नहीं ठीक, माइक नहीं ठीक, स्पीकर नहीं ठीक। देखें ना, ये बड़ी इसकी अहमियत है। मिसाल के तौर पे आप रेलवे स्टेशन पे हैं, लाहौर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, आपने कहना है कि जी स्टेशन मास्टर साहब को एक बंदा रिपोर्ट करे, रिपोर्ट जो करे मेंटेनेंस का इंचार्ज। यार ये बात उधर खड़े हुए 150 मुसाफिरों को क्यों सुनानी है? वो एवं कान खड़े करके, अच्छा आप उसकी अनाउंसमेंट सुनने लगते, इधर बंदा एक मांग रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ एक कह रहा है कि अगो खाना नहीं मिलना, खाना इधर ही ले लो, ठीक है, उसकी भी सुन रहे हो, उसमें वो गंदी साउंड क्वालिटी की वो आवाज आ रही। यार आप उस बंदे को, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, आपने ऐप बनाई हुई, आपका ऐसा सिस्टम बना लो, मेंटेनेंस वाले को सीधा कोई उस पर इंटरकॉम पे बुला लेंगे, भाई आप स्टेशन मास्टर के पास आ जाए। माइक तो है ही है गंदा, फिर जो बोल रही है उसका यही काम है ना सारे दिन में। और मेरा नहीं ख्याल है कि हमने उसको कोई नून मीम राशिद का लाके हसन कूजा कर वहां पे दे दिया है कि तू पढ़, तो तेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। वही 3-4 लाइनें हैं जो उसने रोज बोलनी है, वही 3-4 लाइनें हैं जो आपकी बसों में खड़ी लड़की ने बोलनी है। ये आपका रोज का काम है, इसको सीख लो। मतलब इतना ही होगा ना कि ये 4 बातें मैंने करनी है, तो मैं इसकी तो कम से कम प्रैक्टिस कर लो। और यार आप खुद शिकायत भी नहीं करते कि हमारी इतनी गंदी आवाज जाती है। मतलब आप जिस डिपार्टमेंट के हो, आप कम से कम एक कंप्लेन ही लिख दो यार स्टेशन वाले को। मुझे लगता है इस स्पीकर पे अनाउंसमेंट हुई होगी कि 1857 की जंग आजादी नाकाम हो चुकी, वही अभी तक लाहौर में फिट है। सुनाई भी नहीं सही दिया ना उनको, फिर वो खुद ही अज्यूम ही करके बैठ गए। कुछ लोग तभी भी हालत जंग में। हाँ बिल्कुल। ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म हम सारी देखते हैं, आई लव, तो उसमें अक्सर बगैर किसी का नाम लिए कई दफा लोगों का फीडबैक इस तरह होता है कि यार फलाने की एक्टिंग तो इतनी बुरी, वो इतनी बुरी। अच्छा, वो इतनी बुरी एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता। मतलब मेरा ये ख्याल है कि मतलब फिर वही बात है, यहाँ तो आप कोई हैमलेट प्ले कर रहे हो ना, तो फिर समझ आता जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो कितना ही बुरा कर लेगा। हाँ, जिस तरह के होते हैं ड्रामे, उसमें अगर आपको लाइनें याद है तो बस इनफ है, आधा काम तो आधे से ज्यादा हो गया। सो यहाँ पे जब वो मसला आता है ना, वो डबिंग का होता है, वो इतना ऊपरा लग रहा होता है, डबिंग बुरी है। और उसमें जरूरी नहीं कि वो जो एक्टर है उसको डबिंग करनी नहीं आती, वो जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है शायद उसको भी नहीं पता, शायद डायरेक्टर को भी नहीं पता, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जो उस काम का माहिर आदमी था उसको हायर ही नहीं किया गया जी, अच्छा स्टूडियो एंगेज ही नहीं किया गया। उसकी वजह ये कि विजुअल पे तो बहुत जोर था, ऑडियो में था कि बस यार कर ले, हो जाए। वो चलते चलते पूछ लेते हैं ऐसे तुझे डब करा लोगे? ठीक है, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं तो करा ही लांगा, मैनू मतलब तुझे सदोगे तो मैं आ जाऊंगा। अब बात यह कि जो डायरेक्टर की ना एक इमेजिनेशन होती है फ्रेम की कि इसमें मुझे ये एक्टिंग चाहिए। अब वो मिसाल है, आपने बंदे को खड़ा किया हुआ है, जैसे अभी हम थे बावलपुर में कहीं स्टेशन पे खड़े हुए हैं, वो एक टेम्परेचर है, एक हवा है, एक स्टेशन की प्रेजेंस है, हर चीज आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो रही है और उससे आपकी एक टोन बन रही है। अब ना या तो आप है अमिताभ बच्चन या नवाजुद्दीन या दी ग्रेट शाहरुख खान टाइप लोग, ठीक है, कि भाई वो आएंगे, वो स्टूडियो में माइक लगाएंगे और वो फिर वही टोन पकड़ लेंगे जो उन्होंने वहां पकड़ी हुई थी। और ये बात अगेन, वो तो बोल रहा है, सुनने वाला मैटर करता है, उसको वो पता है, वो एक्सप्रेशन वो आया है। अगर वो भी बैठ के देख रहा होगा ना, ऐसे वेव से मैच हो रही है, बोल जोड़ रहे हैं, वो बोल जोड़ गए, डबिंग हो गई, फिर देखने वाला कहता है कि एक्टिंग गंदी है। अच्छा, ये बाकायदा साउंड डिजाइन में ये मॉडलिंग उसका हिस्सा होता है।
ख़ास तौर पे विजुअल जहाँ पे उसके साथ जुड़ा हुआ हो, एक वाइड फ्रेम है, उसमें एक पीछे बंदा खड़ा हुआ है, उसकी आवाज़ अगर आपको ऐसे आ रही है जैसे वो माइक से जुड़ के बोल रहा है, और यहाँ पे डबिंग करवाते वक्त ये कहा जाता है कि नहीं और करीब होके बोलो, मैक्सिमम। हाँ, अनाउंसमेंट करते हुए भी ऐसे ही होता है, सिर्फ मैं मुंह पे ना लगा हुआ है। वो तो अनाउंसमेंट वाले तो अक्सर माइक डायनामिक होता है ना, लेकिन ये तो आप कंडेंसर माइक पे भी अगर डबिंग कर रहे हो तो वो चढ़ा देते हैं ऊपर। आपको पता है मैंने ना दिहाड़ी लगाने के लिए, मुझे मेरा एक दोस्त है एडिटर, उसने कहा सर 2-3 दरबानों की आवाज ड्रामे में निकाल लेंगे। मैं क्या निकाल लूंगा, बोलना क्या है, वो आगे आली डबिंग नहीं बहुत, फिर अगला आ गया उसका जिया लीजिए, एक और आवाज निकाल, मैं 2-3 आवाजें लगाई, पैसे लिए, घर चले गए। तो मेरा ना इस काम में बड़ा ना इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा यार ये बड़ा मजे का काम है, और तुर्की के ड्रामे आ भी रहे हैं, कोई हमें भी दिहाड़ी दे दे। इसमें ना मैंने एक रेडियो से हमने बुलाई आर्टिस्ट, सर उसने कोई 8 औरतों की आवाज निकाली एक ही बंदी ने, ठीक है, वो कनीज भी बन जाती थी, वो मलका भी बन जाती, और उसको याद भी हो जाता था। हम उसको जब वही सीन देते थे, अच्छा ये वो वाली है, पक करके ना वो उसकी आवाज निकालती थी। मैं बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा ये तो अपने अलावा 7 बंदों को दिहाड़ी लगने ही नहीं दे रही, ये है असल काम, ठीक है। तो अब आप देखिए अच्छे वाले ड्रामे हैं, देखिए ना तुर्क एक अंकल है, आपने उसका साइज देखा कि वो थोड़ा हैवी है, तो आपने कहा वो ऐसे क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई वो ऐसे, फिरदौस जमाल ऐसे बोलता है, आपके एक्टर ऐसे ऐसे करके कौन बोलता है। तो वो मतलब वो एक अच्छा काम है, लेकिन आप देखें उसकी भी, हालांकि ये कौम, इसको दाद देनी चाहिए कि ये कौम इस डबिंग की आदी हो गई। Somehow yes, we have gotten आप इनको used to तुर्क it. ड्रामा दिखा दे, ईरानी दिखा दे, रशियन दिखा दे, ये भी बड़ी सक्सेस है। मैं सोच रहा था कि कुछ कंटेंट ला के अब डब करके लगाना शुरू कर। वो बहुत अच्छा है। मतलब मेरा तो ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि पीटीवी को ख़त्म कर देना चाहिए खुद प्रोडक्शन करनी। पीटीवी का काम ये होना चाहिए कि हम बाहर से अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेके आएंगे, उसको डब करेंगे और चढ़ा दें। मसला ये है कि आप तो अफोर्ड करते हैं नेटफ्लिक्स, आप तो अफोर्ड करते हैं अमेजोन, जो पाकिस्तान में गरीब का बच्चा है वो अफोर्ड करता है। अच्छा, और उसका वो सर पैसों के अलावा वो कल्चरली अपने घर पे भी नेटफ्लिक्स नहीं ला सकते। बिल्कुल। अच्छा, अब वो जो है उस आप नेटफ्लिक्स देख के बना रहे हैं, हाँ। उसको आप कह रहे हैं कि तुम पीटीवी देख के हमारे लेवल की प्रोडक्शन करो, अगर तुम प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो। कैसे हो सकता? कभी आपका उसका लेवल मिल ही नहीं मिल ही नहीं सकेगा। सकता। वो तब मिलेगा जब उसको घर उसका पे विजुअल मेमोरी में वो होगा। आप अपनी मर्जी की चीजें उठाएं, हम आप देखिए अर्तुगरुल आप लेकर आए, बिलियंस आपने कमाए, प्रॉफिट पापड़ तक बिके उसके नाम के। 23 मार्च को भी टन 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 मोबाइल मतलब लाइक इनडायरेक्ट बिजनेस बेताशा हो गया। ऐसे ही और ड्रामे उठाएं, अच्छे ड्रामे, बुरे ड्रामे, जो भी आपको लगता है आप लाएं, आप डब करें, बेचें। कम से कम आप अपने इदारे को रन तो, मैं वैसे बड़ा पीटीवी का ना हामी रहा हुआ हूँ बड़े अरसे तक, और मैंने पीटीवी के जब स्टूडियोज देखे थे ड्यूरिंग स्टडीज, हमें विजिट कराए गए, मैं मान ही नहीं सकता कि यार ये दारा नाकाम हो जाए। मतलब जिसके पास इतना बड़ा सेटअप हो हर शहर का, और आपकी एक फोन कॉल है, लोकेशन खुल जाती है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी आप कहें यार हमारा चैनल नहीं चल रहा। अच्छा, से ये मैं आपको दोबारा मजे की बात बताता हूँ कि ये हम पिछले 3-4 एपिसोड से ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन तो सारे करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी दिहाड़ी लगाता कौन है? ज़्यादा बड़ी दिहाड़ी वो लगाता है जिसका क्लाइंट सरकार है, क्योंकि आपको मैं कितना कुछ चूना लगा दूंगा, पीछे तो जिसका अनलिमिटेड, जिसका आना ही आईएमएफ से है, ठीक है। सो पीटीवी कोई ऐसा दौर नहीं था जिस जब ये वक्त फ्लॉप पीटीवी के पास ऐड नहीं थे। कोई ऐसा दौर, वो बिल के अलग हैं, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा रमजान नहीं आज तक आया, मतलब अब तो खैर पिछले 3-4 साल से तो उन्होंने लेने ही बंद कर दिए ना, मॉडल उन्होंने बीबीसी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रमजान नहीं था जिसमें पीटीवी का रेट तमाम चैनल से समेत जियो, जिसमें आमिर लियाकत पीक पे था, तब भी पीटीवी का रेट ज्यादा था। पीटीवी का रेट ज्यादा है, पीटीवी की कवरेज बहुत ज्यादा है ना, ऑडियंस अभी भी रूरल उसके पास है। बिल्कुल। आपको पता है मसला क्या है? मसला ये है कि एड की रिकवरी नहीं है। सो एड चलता है, एड के पैसे नहीं मिलते।
और यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि वो सरकार कहती है कि जी हम कहाँ से लेंगे, एक थर्ड पार्टी इदारा बनाते हैं जो कि ऐड लिया करे हमारे बिहाफ पे और आगे से पैसे कलेक्ट किया करे। वो जो थर्ड पार्टी इदारा है वो पीटीवी का ही एक एम्प्लॉय बनाता है, उसमें और सारे एम्प्लॉयज होते हैं, वो 1 साल काम करते हैं, उसके बाद वो इदारा बंद कर देते हैं, पैसे आगे देते नहीं, फिर अगले साल एक नया इदारा बन जाता है, फिर इन्होंने एक और इदारा बनाया जो उससे रिकवरी करेगा, वो भी इनके अपने लोग थे। सो बेसिकली रिकवरी होगी ये मुझे बताओ, ये कैसे रिकवरी हो ही नहीं रही, वो रिकवरी कर रहे हैं और जेबों में डाली जा रही है, मिल के खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। सो यस, इसलिए पीटीवी का ये हाल है। इसमें बल्कि एक और मुझे ख्याल आया गया, क्योंकि हम ऑडियो की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे फिल्मों पे, ड्रामों पे बैकग्राउंड स्कोर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, और बैकग्राउंड स्कोर एक तो जाहिर है वो कभी हुआ है, आप कितनी चीज़ें हैं जो शुरू होने वाली होती होंगी, फिल्में, ड्रामे, ये वो, जिनकी आप कॉन्सेप्ट की मीटिंग में बैठे होगे और स्क्रिप्ट की मीटिंग में और प्री प्रोडक्शन और ये वो, कभी डिस्कशन हुई है उसमें साउंड की? कभी नहीं हुई होगी, ठीक है। वो होगा कि यार ये जब सारा कुछ हो जाएगा तो साउंड के एंड पे साउंड को अच्छा सा ठीक है, ये आपने समझना है। ये मैं रेडियो में था, वो शो करता था एफएम पे, तो एक दिन एक बंदा मेरे पास आया, वो हमारे रेडियो का एम्प्लॉय था, कहते यार वो गाना तो लगा दे। मैं कहा कौन सा? वो नहीं है राहत का। मैं कहा राहत का कौन सा? मैं कहा उधर गाना मैं कितों लंबा मैनू कुछ ते दस। तो ये इस तरह तो साउंड डिस्कस करते हैं, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक उठा ले, तो है नहीं है बदला दो सर। साउंड का जो मैं आपको बल्कि एक लतीफ़ा बताता हूँ, मैं ड्रामा शूट हो रहा ठीक है, साउंड वाला भी बेचारा एक ही आदमी है, उसने सारे माइक पकड़े में, उसको असिस्टेंट तक नहीं देते, वो सुबह से लगा इसके माइक लगा उसको तो मर्दों के तो वो लगाता ही नहीं ठीक है, नो फन वो मैं उसको छेड़ता भी, तो मैंने ऐसे आप तो लगा ही लेंगे। मैं कहा हाँ, मैं तो घर से टेक्निक बेटा, हम तो स्टूडियो पैदा हुए थे, हमें तो सब आता है। तो हम खुद ही अपना माइक चेक लगा के बैठ गए। अच्छा, वो ऐसा हुआ, एक जगह पे उन्होंने शॉट लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कुर्ता बदल लें अदील भाई, यहीं बैठे बैठे, और आप तो मर्द हैं यहीं बदल लें। मुझे इन्होंने भावलपुर के स्टेशन पे सरेरा बाहर पूरा ड्रेस बदलवा दिया। ठीक है कि यार आपको क्या, तो मैं कुर्ता मैंने बदल लिया, वो माइक ना पिछले कुर्ते में रह गया। अच्छा, अब मैं ना टेक दे रहा हूँ, एक टेक हो गई, डायरेक्टर साहब ने कहा इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दे। मैंने कहा ओके सर। दूसरी टेक हो गई, उस पर मैंने कह दिया कि सर एक और दे दूं, अगर आप कहें तो मतलब इससे बेहतर दे सकता। उन्होंने कहा अब मैं तीसरी टेक दे रहा हूँ और एकदम से ना साउंड वाला उठा, आपकी उसके माइक में से आपकी आवाज आ रही है, आपने अपना माइक ही नहीं ऑन किया हुआ। मैं ना एकदम उठा, मैंने कहा ओह शिट, मैं घबरा गया। मैं कहा यार वो तो उस कुर्ते में, आई एम सॉरी सर, सॉरी। मैं सर सबसे माफिया मांग रहा ना, मैं कहा मेरी गलती, मेरी मिस्टेक। फिर एकदम मैं कहा 2 टेक हुई हैं ये तो तीसरी टेक चल रही थी। ये तो हमने कह दिया कि सर एक टेक और ले लें, मैं इससे अच्छी एक्टिंग कर सकता हूं, तो तुझे पता चला है कि तू दूसरे माइक, क्योंकि डिस्टेंस है, आप देखें ये इतना तवज्जो वाला काम है, ये 2 आदमी नहीं कर सकते। एक माइक लगाएगा, एक सिर्फ बैठ के सुनेगा। यार आपने 10 करोड़ का ड्रामा बनाना है, आपने 2500 रुपए की दिहाड़ी पे एक असिस्टेंट नहीं लेके आना। कितने दिन का शूट है, उसकी कितनी रकम बनेगी, एंड पे आप 2500 को काउंट कर लें, यार 20,000 ले जाएगा, 40,000 ले जाएगा। बस 40,000 बचाने के पीछे वो ना एक आदमी को भी धोएंगे, एक्टरों को भी धोएंगे, फिर बाद में बुलाएंगे भी, फिर एडिट पे बैठ के गालियां भी देंगे कि ये बंदा नहीं ठीक काम करता, उसने नहीं ठीक किया, माइक उसका हिल रहा। यार मतलब नाजुक काम है ना। अभी आप बोल रहे हो कि बात करते करते आप और फिर यार माइक पे हाथ नहीं लगाना था। सर मैं देखता हूँ अब लड़के, उन्होंने रिग पूरी साउंड वाली बेल्ट की तरह पहनी होती है और सुन भी वो रहे हैं, रिग भी मैनेज कर रहे हैं, बूम भी खुद पकड़ा हुआ है साथ हेडफोन। देखें ये हमने बूम पकड़ लिया ना सर। हम जब फिल्म पढ़ रहे थे तो बूम का काम ना कोई पकड़ता नहीं था, क्योंकि बूम के काम का मतलब था यू आर नो वन ऑन द सेट। मतलब आप सिर्फ, हाँ बस आपकी वाहिद आप मार्शल रेस है। आप बस यूं ना माइक पकड़ के खड़े, आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है, क्या है मैं नहीं सुन रहा। आपने सिर्फ ये देखना, अच्छा इसका डायलॉग था, इसका डायलॉग।
इंतहाई कंसंट्रेशन का, स्टिल रहने का काम है। आपके दिमाग में कोई और बात नहीं आनी चाहिए इस दरमियान, क्योंकि आपकी बॉडी थक रही। इस दरमियान में आप हेडफोन लगा के सुनेंगे भी कि बीच में कोई ग्लिच आ गया है या कोई पीछे रक्शे की आवाज आ गई। ऊपर से फिर वही बात है कि यार इतना साउंड है हमारी नेचर में। मतलब मैं तो जब डायलॉग देने लगता था ना, ऐसा मतलब कल मैं शहजाद की पॉडकास्ट में बैठा हूँ, अचानक से पीछे बिल्लियां रोने लग गई। कुक्कड़ बिल्लियां ये मतलब ये कहां से बात। ठीक है, रक्षा गुजर गया, गाड़ी आ गई, पानी की मोटर साथ वाले ने चला दी, जनरेटर चल पड़ा, बड़ा कुछ हो जाता। सो अगेन फिर वही बात है कि जो आप कह भी रहे थे, आप जब सिनेमा जाके एक्सपीरियंस कर लें इस चीज़ को, आपका शॉट ब्लर होगा, मसला नहीं होगा। आपके एक्टर की एक्टिंग गंदी होगी, मसला नहीं होगा। आपका जम कट होगा, मसला नहीं होगा। आपका साउंड खराब होगा तो बंदे की तवज्जो टूट जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना मैंने एक और चीज़ भी बड़ी नोटिस की है, वो ये है कि अगर आप ये ड्रामे फिल्में वगैरह जो सारा कुछ बनती हैं ना, अच्छा वो पहली दफ़ा बैकग्राउंड होने जाता है किसी एक स्टूडियो में। अच्छा, वो जाहिर है क्योंकि उसके साथ बड़ा बार्गेन इस तरह से किया जाता है कि जैसे वो शालमी में आड़ती है तो वो पैसे पकड़ के एडवांस पेल देता जी। अच्छा, वो फिर इनको पसंद नहीं आता, फिर ये आते हैं दूसरे स्टूडियो कि इसको ठीक कर दें। अच्छा, यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है कि आप उनको ये समझा रहे हो कि यार ये बिल्कुल ठीक है, आप मुझे भी बड़े फजूल पैसे दे रहे हो, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि मसला क्या है, मैं ना नए सिरे से बना देता हूँ और ये मैं इसको ठीक कर दूंगा। इसी को यूज उसको पैसे दिए मैं, उसको पैसे दिए तो यार पैसे तो गए, अब गंदा काम क्यों रख रहे हो? मैं ठीक करके दे रहा हूँ। नहीं सर ये अप्रूव्ड है। यार अप्रूव्ड है तो फिर ला लो इन्हें। आप यकीन करें, एक हमने ना साउंड करो, अब खैर अगेन किसी को मैं क्या ही ब्लेम करूं। एक बंदा है वो ठेके पे लेता है काम, 10 ड्रामों का उसके पास साउंड आ गया, उसने साउंड करना है बैठ के, वो कितना भी क्रिएटिव हो चेक, ठीक है। हम ना उससे ड्रामा एडिट करवा रहे हैं, अब ड्रामे का साउंड आता था तो अब मैंने ना हिसाब लगाया, अब वो क्योंकि आप सुनने बैठ, अब देखिए आम आदमी शायद ना सुन रहा हो, मैं चूंकि एडिटर हूँ मैं बैठ के सुन रहा हूँ। उसने क्या करना है, उसने ना 3-4 लेयर्स पकड़ी हुई है। आउटडोर में चिड़िया तो चहचहा रही है, चाहे लड़की तपती दोपहर में बाहर खड़ी है, आउटडोर का सीन आना है, चिड़िया की पीछे आवाज है हल्की हल्की गिरगिट, रात होगी तो गिरगिट है, चाहे वो बेडरूम में, ठीक है। ये 3-4 ना लेयर्स उसने लोगों ने पकड़ी हुई है, वो ठक 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 कॉपी पेस्ट करते हैं, वो बन जाता है पैटर्न। और वो जो पैटर्न है ना, वो इन दी एंड ऐसी मोनोटोनस पैदा कर देता है कि जो फिर आप गिला कर रहे होते हैं कि यार मैंने एक चीज बनाई इतनी अच्छी है, एक्ट भी ऐसा किया है, इमोशन नहीं आया। ठीक है, इमोशन क्यों नहीं आया सर? उसकी रीजन ये है, अब आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि मेरा नाम सैयद मुजम्मिल नहीं है तो मैं एरिस्टोटल को कोट करने लगा हूँ। ठीक है, आई प्रॉबेबली रॉन्ग। ये कोई यूनानी फलसफी था, प्लेटो या एरिस्टोटल। उसने सर यहां तक कहा था कि म्यूजिक शुड बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट, इट इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ आर्ट। उसकी रीजन ये यूं चढ़ती है, धुन बजी और आपका देखें, आप कहते हैं ना दुख वाला नोट बजाओ, ये क्या बात है? दुख वाला नोट क्या होता है? एक तो है कि मैं आपको बता रहा हूं तेरी मां मर गई, एक खबर है, लफ्ज है, सारा कुछ है, एक सुर बजता है और मैं उसमें चला जाता हूं, तो ये जादू है, ठीक है। एंड सिनेमा इज मैजिक। तो जादू बिना जादू के नहीं, आप जो कर रहे हो ना वो गंदी शोभदाबाजी इसीलिए लगती है क्योंकि आपने उसका असल मैजिक उसमें नहीं डाला, विच इज साउंड। इस पे ना मुझे यकीन है कि कुछ लोग ना इसमें नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि यार तुम लोगों की तो अपने शो की साउंड ठीक नहीं होती, तुम लोग कैसे एक्सपर्ट बने हुए हो। अच्छा, तो जो शो हमारी साउंड की शो का मसला है ना, वो बड़ा सादा सा है। उसमें माइक का कसूर नहीं है, उसमें टेक्नीशियन का कसूर नहीं है, उसमें इस जगह का कसूर है। ये हम ना मतलब क्योंकि ये तो हमने जो मास्टर लेंस है ना ये लगाया हुआ है 16 का, तो इसमें शायद लग रहा है कि ये बहुत बड़ी जगह है। ये बड़ी जगह नहीं है, ये हम एक दूसरे की ना गोदियों में बैठे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जिस वक्त एक शख्स बोल रहा है ना तो बाकी हम दोनों के माइक ऑफ हैं, मैं बोलना शुरू करूंगा इन दोनों के। अच्छा, ये हम मैनुअली ऑफ करेंगे क्योंकि अगर हम तीनों माइक खोल देना तो हो ये रहा है कि उसकी वजह से एको इतनी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि एक तो मेरी आवाज 3 माइक्स में प्लस इस रूम की भी एको है, क्योंकि अगेन ये साउंड प्रूफ नहीं हुआ हुआ।
तो फिर वो बात, हम तो फिल्म बनाने बैठे नहीं ना हुए, हम तो वैसे ही बैठ गए नहीं, फिल्म हम यहाँ बैठ के बनाएंगे नहीं, इस माइक पे बनाएंगे नहीं। हाँ, और इस कमरे में फिल्म नहीं बन सकती, इस माइक पे तो शायद बन जाए। हाँ, इस कमरे में फिल्म का कोई एक शॉट भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि इसमें ना फिर हमारे पास एक वो होता है गैम्बल जो हमने करना होता है। वो ये है कि जहाँ पे दो बंदे इकट्ठे बोल पड़े हैं, ठीक है, अच्छा वहाँ पे गैम्बल ये है कि एक तो ये है कि हम एक का माइक खोली रखें और दूसरे का बंद रखें, सो दूसरा बाद में कहे कि बढ़ गया, मतलब मेरी तो बात ही नहीं आई। दूसरा ये है कि हम दोनों का माइक खोल दें लेकिन फिर उसमें एको पूरे जान के बीच में आ गई। सो ये वाला मसला है। और फिर वही बात है, अच्छा मैं बाहर की जो फिल्में देखता हूँ और जब अपनी फिल्में देखता हूँ, अगेन इसमें बनाने वाले का कसूर नहीं है, वो मेरे से ज्यादा उसको पता होगा। हालात ही डिस्कस कर रहे हैं ना, हालात ही यही है ना। मैंने तो बताया कि जिस आप सिचुएशन में साउंड वाले से काम ले रहे हो, उसके बाद आप जिस तरह मिक्सर से वाले से काम ले रहे हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर से, आर्टिस्ट से, सिंगर से, तो वो जिस हाड़ादुड़ी में आप काम कर रहे हो वो फिर यही निकलेगी। और वैसे भी स्टूडियो में शूट हुई हुई फिल्म जहाँ पे आपने सेट लगाए हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यही इसी साइज का अगर कमरा भी आपने सेट लगाया हुआ है ना, तो उसकी एक दीवार ही नहीं है। सो अब आप इमेजिन करें कि आप कैमरा कहाँ प्लेस कर सकते हैं उसमें। सो और पाकिस्तान में हमारा मसला ये है तमाम बेचारे डायरेक्टर्स का, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें बेचारे रियल लोकेशंस पे शूट करते हैं। अब वो रियल लोकेशन में किसी जगह पे साउंड का मसला है, वो चैलेंज है, वो चैलेंज वो आएगा। सो अल्लाह करे कि जल्दी से बाहर से पैसे आए। ये जो यूटीवी और वार्नर ब्रदर्स और ये वो, मतलब ये आए, अब क्या हो गया है, मतलब सर ये आने को तैयार है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक पुरुमीद आदमी हूँ। देखिए मैं आपसे ये कहूँगा कि दुनिया में ना मिसाल के तौर पे चॉकलेट बड़ी अच्छी बनती है, पर आपके यहाँ आम बड़ा उगता है, आम बेचें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं चॉकलेट बना के बेचूंगा और मैं स्विट्ज़रलैंड को पीछे छोड़ जाऊँगा, ज़रूरत ही नहीं है ये काम करने की। जो आपकी स्ट्रेंथ है, देखिए दुनिया, कोरिया अपना सिनेमा बना रहा है ना, अपना कंटेंट बना रहा है, बॉलीवुड ने अपना बनाया है। हमारा मसला ये है कि हम जो काम कर रहे होते हैं हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करना अपना फ़ख्र समझते हैं। कि अब लोगों को अक्सर ये लगता है कि मैं ड्रामे को ओन करता हूँ, ठीक है, अच्छा ड्रामा भी है, बुरा ड्रामा भी है, जिन हालात में आ रहा है, बहरहाल ये हमारी एक ब्रांड है, आप इसे बेचें। आपकी मौसीकी है, वो आपको पता है ना कि दुनिया में बिकती है, आपके आर्टिस्ट पूरी दुनिया में फिरते हैं, आप वो बेचें। आप क्यों वो चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं जो आपके बस की नहीं है? या फिर आप ले आए 50-60 करोड़ पे, ताकि उन 50-60 करोड़ से आप बाहर से लोगों को बुलवा के काम करवाएं। ये बात बिल्कुल ठीक है। वो सिवाय इसके कि ये 50-60 करोड़ नहीं, ये 600-700 मिलियन डॉलर का काम है। इस हाई नोट पे हम आपको छोड़ के जा रहे हैं और इस वादे के साथ कि हम 2 महीने तंग नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद अदील फिर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, सो मच। ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।